चलिए उसके बाद है नेक्स्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो पहला तो ये है कि वरुणा 23 जो है बायलैटरल एक्सरसाइज की गई बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच नेवी। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। उसमें वो देखते हैं कि कैसे दो नेवी जो है आपस में कोऑपरेट कर सकती हैं फॉर डीलिंग विद एनी सी बेस्ड थ्रेट, चाहे वो पायरेट से आए, टेररिस्ट से आए या किसी एनिमी नेशन से आए। दोनों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो, दैट इज व्हाट दे डू। ठीक है, ताकि मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी फ्रीडम मेंटेन रहे, स्पेसिफिकली इन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो वरुणा जो नेवल एक्सरसाइज है दैट इज देयर बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इतना ही याद रखना है इसमें। उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट ने जो है बेसिकली एलिगेशन लगाई कि जो अडानी ग्रुप है वो स्टॉक मैनिपुलेशन करता है, कि मान लीजिए खुद ही शेयर्स खरीद के जो है उसके प्राइसेस को बढ़ा देगा, ताकि स्टॉक मार्केट में उसके प्राइस हाई प्राइस रहेंगे, तो मतलब कि अडानी ग्रुप की जो है वैल्यूएशन हाई रहेगी, लोगों की नजर में रहेगी कि ये हाई वैल्यू कंपनी है। ठीक है, तो इस तरीके से वो स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दे हैव एलिजेड। ठीक है, जबकि अनएथिकल है, इलीगल है। नेचुरल जो डिमांड एंड सप्लाई है उसी की बेसिस पे स्टॉक की प्राइस होनी चाहिए, आप उसको आर्टिफिशियली जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए आर्टिफिशियली इंक्रीज किया गया, 5 रुपए का जो स्टॉक है उसको 500 रुपए का बना दिया गया, आपने 500 रुपए में खरीद लिया, कल वो अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आएगा, नेचुरल प्राइस पे आएगा। तो आपने 500 खरीदा, तो वो कल को 5 रुपए में वापिस आएगा, तो आपको क्या होगा, 495 रुपीज का नुकसान होगा। ठीक है, तो जो नेचुरल प्राइस है, जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डिटरमिन होती है, 5 का है, कल को डिमांड बढ़ रही है, 7 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, एक्सेट्रा, वो ठीक है। आपने 10 का खरीदा, कल को 12 का होगा, बेच दोगे, 2 रुपीज का प्रॉफिट कमा लोगे, एक्सेट्रा। या 12 से वो 7 का भी हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है आपको, वो चल जाएगा, बियर हो जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियली आपने इसको इन्फ्लेट किया, 5 का स्टॉक जो है 500 का बनाया, फिर उसको आपने बेचकर जो है फिर से 5 रुपए में ले आए, तो उससे क्या होगा, आपको भारी नुकसान होगा। तो बेसिकली बबल्स क्रिएट किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में, काइंड ऑफ बैलून फुलाया जाता है, उसमें आप फंस जाते हो और फिर बाद में बैलून को फोड़ा जाता है कि मैंने ही अपने स्टॉक खरीदते रहे, वो 5 का मैंने 500 बना दिया। जैसे ही 500 का हुआ, आप सभी खरीदने के लिए आ रहे हो, फिर मेरे स्टॉक तो मेरे पास ही होगी, मैंने खुद खरीदे हैं, तो मैं इनको बेचना स्टार्ट कर दूंगा, 500 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दूंगा। अब सप्लाई बढ़ जाएगी स्टॉक की, क्योंकि मैंने बेचना स्टार्ट कर दिया है, तो 500 का स्टॉक फिर से कहाँ पे आ जाएगा, 5 रुपए में। तो जो 495 का प्रॉफिट मैंने कमाया, 495 का लॉस आपने झेला। समझे? तो इस तरीके से स्टॉक मैनिपुलेशन का जो है एलिगेशन अदानी ग्रुप पे लगाया गया। ठीक है, समझ आई? तो अभी ये इसके बारे में जानते हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट क्या है? ये ना एक नेटवर्क है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं जो खोज पड़ताल करके कोई न्यूज निकल जाते हैं, करप्शन वगैरह एक्सपोज करते हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेटवर्क को एक्सपोज करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उनका ये नेटवर्क है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका सेक्टर का। इसको जो है ड्रू सुलिवन और पॉल रेडो ने जो है फाउंड किया था, और एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क भी वही काम कर रहा है कि ग्लोबली जो है जितने भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं या न्यूज़पेपर्स हैं या टीवी चैनल्स हैं, उनके बीच में जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। जैसे हमारे जो इंडियन एक्सप्रेस है, वो भी इस नेटवर्क का पार्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क। ठीक है, तो कुछ ये जांच पड़ताल करके, कुछ स्टिंग ऑपरेशंस करके जो है इंफॉर्मेशन निकालते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालते हैं, विच इज डीलिंग विद करप्शन, फ्रॉड, माल प्रैक्टिसेस, एक्सेट्रा, या क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिसेंटली पनामा पेपर्स रिलीज हुए थे, आपने सुना हो पनामा पेपर्स। तो पनामा एक कंट्री है लैटिन अमेरिकन, और टैक्स 7 कंट्रीज है।
ठीक है, तो इन्होंने खोज पड़ताल करके जो है वहां पे जितनी भी कंपनीज, शेल कंपनी होती है, फर्जी कंपनी जो सिर्फ पेपर पे होती है, फेक कंपनीज, पेपर कंपनीज, तो उन शेल कंपनीज का डाटा निकाला, उनके मालिकों का डाटा निकाला। तो जो उनके मालिक होंगे उन्होंने अपना काला धन जो है उस कंपनी के नाम पे पनामा कंट्री में छुपाया हुआ था। ठीक है, तो वो पनामा पेपर रिलीज हुए थे हमारे इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस ने उसको रिलीज किया था, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जो है इस कंसोर्टियम का पार्ट है। तो उसमें काफी सारे लोगों का नाम आया था, अमिताभ बच्चन का नाम आया था कि उसने अपना जो है पैसा वहां पे छुपाया हुआ है, अनिल अंबानी का नाम आया था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज का, पॉलिटिशियंस का नाम आया था। तो उन्होंने एक्सपोज किया कि हाउ द ब्लैक मनी इज बीइंग, और हाउ मच द ब्लैक मनी हैज बीन स्टेशन्ड इन कंट्री नेम्ड पनामा। तो उसको पनामा पेपर लीक्स बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया होगा, मोदी सरकार ने क्या एक्शन लिया होगा? कुछ भी नहीं। कि ऐसे वैसे हेयर से के बेसिस पे थोड़ा ना इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। कल को कोई और बोल देगा कि इस कंट्री में इतना पैसा पड़ा है किसी का, ऐसे थोड़ा ना इन्वेस्टिगेशन होगी। क्रेडिबल प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, तभी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, समझे? और इन एंटी नेशनल न्यूज़पेपर का तो काम ही यही है कि सरकार और उसको बदनाम करना। ठीक है, एक पिगेसस के बारे में रिवील किया इन्होंने कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है पिगेसस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट पे भी एलिगेशन लगी। पिगेसस सॉफ्टवेयर क्या है कि आपको एक ईमेल या मैसेज आएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि वो मैसेज या ईमेल आया है, क्योंकि वो खुद ही डिलीट हो जाएगा आने के बाद। और उस मैसेज का काम क्या है कि आपके फोन में जो है पिगेसस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना या लैपटॉप में इंस्टॉल कर देना, कि मैसेज ईमेल आया, उसने पिगेसस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, वो मैसेज डिलीट हो चुका, आपको पता नहीं लगा कि वो मैसेज कब आया कब चला गया। लेकिन पिगेसस अब इंस्टॉल हो बैठा है, वो आपके सारे व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ रहा है, वो आपके मैसेजेस को पढ़ रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग को सुन रहा है, एक्सेट्रा। और वो सारी इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को। तो किन किन लोगों के पिक्सल फोन में जो है पिक्सल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, वो जो है इस कंसोर्टियम ने बताया, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी एक्सेट्रा, इन सब के फोन में जो है पिक्सल सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया गया, ऐसा इनका कहना था। तो आपको अपने जो ओपोनेंट्स हैं उसके चाल का पता लग जाएगा कि वो क्या चाल चलने वाला है। चाल का पता लग जाएगा तो यू कैन प्लान योर काउंटर अकॉर्डिंगली। समझे? तो उसके बारे में रिवील किया। ठीक है, तो इसका काम ये है कि क्राइम या करप्शन को एक्सपोज करे, ताकि जो पावर में है वो इनसे डरे और अपनी पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करे। ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज ना करे, ताकि लाइफ, लाइवलीहुड और डेमोक्रेसी जो है क्राइम और करप्शन से थ्रेटन ना हो। ठीक है, ये इसका काम है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है? समझे? उसके बाद धनुष गन्स। धनुष गन्स, तो आर्मी ने जो है धनुष आर्टिलरी गन्स को जो है ऑर्डर दिया हुआ है। वो ऑर्डर जो है उसको मिल जाएगा बाय 2026। तो धनुष गन्स के बारे में जान लेते हैं। जो स्वीडन में हमने आर्टिलरी गन्स मंगवाई थी, स्वीडिश बॉबर्स गन मंगवाई थी, उसी का जो है ये इंडियनाइज वर्जन है। मतलब उसी को जो है हम अब लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी का ही जो है कंपेरेबल वर्जन है ये। तो बॉफर्स गन क्यों पॉपुलर हुई थी? करप्शन किस 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 ऊपर एलिगेशन लगी थी? राजीव गांधी पे, कि स्वीडन से जो है बोफर्स गन जो है इंडिया इंपोर्ट कर रहा था। तो राजीव गांधी पे एलिगेशन लगी कि बोफर्स गन का कॉन्ट्रैक्ट स्वीडिश मैन्युफैक्चरर को देने के लिए जो है राजीव गांधी ने किकबैक्स लिए थे, कि स्वीडिश मैन्युफैक्चरर ने कहा कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं तुम्हें इतने पैसे देती हूँ, एज इन द फॉर्म ऑफ किकबैक या ब्राइब एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो बोफर्स गन की वजह, स्कैंडल की वजह से जो है राजीव गांधी 1989 का इलेक्शन हार गए थे। कि जो गांधी परिवार को जो है माना जाता था कि ऑनेस्ट है, या वो जो है करप्शन कभी कर भी नहीं सकते, राजीव गांधी की इमेज भी ऐसी थी कि वो ऑनेस्ट है एक्सेट्रा, वो सारी इमेज जो है एक झटके में जो है टूट गई। ठीक है, और ये मान लिया कि गांधी परिवार जो है बेसिकली अपने फायदे के लिए जो है पावर में है, ना कि जनता की भलाई के लिए। तो दैट्स व्हाई पीपल का ट्रस्ट जो है इरोड हुआ, दैट्स व्हाई दे हैव नॉट वोटेड फॉर राजीव गांधी इन 1989। और कहा जाता है कि ये किसी घर के ही सदस्य ने इंफॉर्मेशन
लीक की थी। किसने? नहीं, वो तो बच्चा था उस वक्त। अरुण नेहरू, अरुण नेहरू ने लीक की थी, एंड बिकॉज ही आल्सो वांट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी का फॉल होगा तभी तो उसकी प्लेस में अरुण नेहरू आएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सिमिलरली राहुल गांधी जा रहे थे, वो रफाल रफाल बोल रहे थे 2019 में, मोदी जी पे करप्शन के एलिगेशन लगाते हैं, खाने दूंगा, ईमानदार हूं एक्सेट्रा, वो डेंट होगी, देन पीपल विल नॉट वोट फॉर मोदी जी। बट पीपल डज नॉट बाय द नैरेटिव ऑफ कांग्रेस इन 2019 बाय कि बोफर स्कैम में ना मनी ट्रेल था, देयर वाज एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, कि डायरेक्टली राजीव गांधी के अकाउंट में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं जो है स्वीडिश मैन्युफैक्चरर ने जो है पैसा दिया था और किसी इंडियन ने रिसीव किया था, उस वो माना जाता है कि वो पैसा जो इंडियन ने रिसीव किया वो राजीव गांधी का था। ठीक है, बट राफेल स्कैम में जो है मनी ट्रेल जो है कहीं नहीं देखा गया कि कहीं पे मनी एक्सचेंज हुई हो। दैट्स व्हाई पीपल हैव नॉट बॉट द एलिगेशंस ऑफ कांग्रेस ऑन पीएम मोदी ऑन राफेल। समझे? कांग्रेस जो है बोफोर स्कैम को इस तरीके से छुपाती है कि वो जो पैसा लिया था ना राजीव गांधी ने, वो इंडिया के न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए लिया था, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए लिया था, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल जो है सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दिया जा सके। इस तरीके से कहानियां बनाई जाती है, पता नहीं सच है झूठा अपने को कुछ नहीं पता, बट दैट्स हाउ दे कुक द स्टोरीज अराउंड दैट मनी ट्रेल। ठीक है, समझ आई? तो ये 155 mm 45 कैलिबर टाउट जो है आर्टिलरी गन होने वाली है, जिसकी रेंज 36 किलोमीटर की होगी। ठीक है, और बोफोर्स की जो है 155 mm 39 कैलिबर थी। तो इसका उस बोफोर्स का ये क्या होगा, अपग्रेडेड वर्जन होगा। तो ये क्या होती है 155 mm 45 कैलिबर टाउट? गोली आती है? किस चीज का साइज? नहीं, देखो कैलिबर ये है इसका साइज। ठीक है, और जो 155 mm है वो बोर का साइज है, जो ये सर्कल है ना यहाँ पे, उसका साइज है ये। ठीक है, 155 mm 45 कैलिबर टाउट आर्टिलरी गन। ठीक है, समझ आई? तो नाटो की जितनी नाटो जो ये आर्टिलरी गन यूज करती है वो भी 155 mm बोर की करती है। ठीक है, तो हम सेम यूज करने वाले हैं, और इसको जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एक सब्सिडरी है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, उसने बनाया है इसको, धनुष गन्स को। तो इसमें जो है काफी एडवांस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, काफी एडवांस सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस बेस्ड गन रिकॉर्डिंग एंड ऑटो लाइंग है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है डाटा जो है रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितनी आपने इसमें से फायरिंग की है, किस लोकेशन पे की है। ठीक है, तो वो डाटा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है इसमें, तो बाद में आप इसको एनालाइज कर सकते हो। और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जो इसमें बुलेट निकलेगी उसमें जो है कुछ गाइडेंस सिस्टम होगा। ठीक है, और बुलेट बेसिकली अपनी लोकेशन से ही डिटेक्ट कर पाएगी कि वो कहाँ जा रही है। एक तो होता है टारगेट की लोकेशन से वो डिसाइड कर दिया कि कहाँ जा रही है, एक होता है कि अपनी लोकेशन से वो डिटेक्ट कर दिया कि कहाँ जा रही है। ठीक है, एक तो जैसे मान लीजिए आपको गेट की तरफ जाना, आपने गेट को देखा तब आप गेट की तरफ पहुंच रहे हो, एक है कि आपको आंख बंद करके गेट तक पहुंचना है, तब आप अपनी लोकेशन देखोगे, अपनी सीट से खड़े होंगे, फिर आप सोचोगे कि मुझे लेफ्ट जाना है, फिर उसके बाद मुझे राइट जाना है, फिर थोड़ा आगे निकलना है, फिर मुझे फिर उसके बाद राइट लेना है एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जहाँ पे बुलेट अपनी लोकेशन के थ्रू देखेगी कि वेयर इट हैज टू हिट द टारगेट। तो मतलब अपनी लोकेशन को ट्रैक कर सकती है, असेस कर सकती है। आई समझ? और उसमें जो है कुछ टेक्निकल कंप्यूटिंग सिस्टम भी है, और ऑनबोर्ड मजल वेलोसिटी रिकॉर्डिंग भी है कि उसके बोर्ड से जो है कितनी वेलोसिटी से जो है एक्सप्लोजिव्स जो है निकल रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड करती रहेगी। तो इससे जो है बेटर टारगेटिंग आप कर पाओगे। ऑटोमेटिक गन साइटिंग सिस्टम है विद कैमरा, थर्मल इमेजिंग, लेजर रेंज फाइंडर एक्सेट्रा। जैसे आप देखते हो ना कई बार गन्स में जो है गन साइटिंग सिस्टम होता है, मतलब जैसे मूवीज में देखते हो ना कि गन है उससे जो एक लेजर निकल रही है रेड कलर की,
जहां पे वो रेड कलर की डॉट जो है वहीं पे टारगेट वो बेसिकली गन हिट करेगी, वही टारगेट जो है गन जो है जो बुलेट रिलीज करेगी वो हिट करेगी, है ना। तो उसी को गन साइटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें आप कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो, कैमरे से आपको पता लग रहा है कि अगर आप फायर करते हो तो इस पर्टिकुलर टारगेट पे वो हिट करेगी। थर्मल सेंसर्स वगैरह लगा सकते हो या लेजर लाइट वगैरह लगा सकते हो, वहां से आप जो है बेसिकली टारगेट को डिटेक्ट कर रहे हो, टारगेट को लोकेट कर रहे हो, टारगेट को फिक्स कर रहे हो। तो इस गन साइटिंग सिस्टम में क्या है, कैमरा, थर्मल इमेजिंग एंड लेजर रेंज, तीनों है। ठीक है, तो इससे फिर आप टारगेट हिटिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी प्रिसाइज हो जाएगी। क्लियर है, समझ आई। उसके बाद है इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड जो है वो नेवी के प्रपोजल को डिस्कस कर रही है कि हमें जो है एक सेकंड विक्रांत टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदना चाहिए। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, देखो ये इस तरीके से होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर इज नथिंग बट चलता फिरता नेवल बेस, चलता फिरता नेवल बेस है ये, ओशियन में घूमता एक नेवल बेस है। इसके अंदर आप जो है एयरक्राफ्ट को स्टेशन कर सकते हो, एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें कैरी कर सकते हो आप, यहां से वो टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो रनवे बनाया हुआ है। ठीक है, तो जितना लार्ज साइज आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उतना आप कह लीजिए आपके पास पावरफुल मूविंग नेवल बेस है कि आप 12 एयरक्राफ्ट को लेके जा सकते हो, 18, 20, 25, 40 एक्सेट्रा। हजारों लोग जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर में काम करते हैं एक टाइम में। ठीक है, क्योंकि चलता फिरता क्या है, नेवल बेस है। जितने ज्यादा आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे उतने ज्यादा आपके पास चलते फिरते नेवल बेस है। उसको आप दुनिया भर के ओशियंस में स्टेशन कर दो तो आपकी क्या डेवलप हो जाएगी, डोमिनेंस, सी हेगेमनी जो है स्टैब्लिश होगी। तो ऐसी सी हेगेमनी किसने स्टैब्लिश की हुई है, नहीं चाइना तो कुछ भी नहीं है, यूएस। यूएस यूएस के पास 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, चाइना के पास तो 5-7 हैं। यूएस के पास क्या है, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और वो पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, चलते फिरते नेवल बेस ऑफ यूएसए। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज फियरफुल ऑफ यूएसए। आई समझ। तो हमारे पास कितनी है अभी, 2 है। कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो पहला था हमारा आईएनएस विराट, वो हमने ब्रिटेन से लिया था। ब्रिटेन में उसको क्या बोलते थे, एचएमएस हर्मीस। ठीक है, उसका इस्तेमाल जो है हमने हर युद्ध में किया है, 62, 65, 71। ठीक है, इवन 1986 में श्रीलंका में जो है हमने ऑपरेशन जुपिटर लॉन्च किया था, वहां पे भी एयरक्राफ्ट कैरियर विराट को भेजा था। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ 1999 कारगिल वॉर में भी इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान ने भी हमें अटैक ना करे, क्योंकि अगर आईएनएस विराट जो है अरेबियन सी में घूम रहा है तो पाकिस्तान जो है डेयर नहीं करेगी टू अटैक इंडिया, क्योंकि उसको पता है कि आईएनएस विराट जो है पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, 2013 2013 नहीं है, 2001 है, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था ना, तो उस दौरान भी जो है ऑपरेशन पराक्रम किया गया था। ऑपरेशन पराक्रम में क्या था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया कि जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेज थी उसको बॉर्डर के अराउंड जो है मोबिलाइज कर दिया। ठीक है, हमारे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे मोबिलाइज कर दिया और पाकिस्तान को लगभग डरा दिया था कि हम अटैक करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को डरा दिया और पूरे वर्ल्ड को डरा दिया कि हम पाकिस्तान को अटैक करने जा रहे हैं। पूरा वर्ल्ड इसलिए डर गया कि अब 2001 में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, इंडिया भी न्यूक्लियर स्टेट है, कल को ये वॉर जो है न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड जो है हमें रोकने के लिए आ गया कि ठंडे रहो इंडिया, मत अटैक करो, कोई नहीं, गलती होगी, हम इसको संभालते हैं पाकिस्तान को, तुम अटैक मत करो। पाकिस्तान को भी मैसेज चला गया कि इस बार तो छोड़ रहे हैं, अगली बार अटैक कर दिया तुम्हारी आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ देख लो। ठीक है, अगली बार कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो ऑपरेशन पराक्रम था, तो उसमें भी हमने आईएनएस विराट का इस्तेमाल किया था नेवल पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए टू दी पाकिस्तान। हमने आईएनएस विराट को अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया था नियर टू पाकिस्तान मैरीटाइम बॉर्डर। विक्रमादित्य, ये किससे लिया हमने, रशिया से। ठीक है, रशिया से लिया, अभी रिसेंटली लिया 2013 में। ये जो है काफी हाईली सोफिस्टिकेटेड शिप है। इस आईएनएस विक्रमादित्य को जो है रशिया यूज कर रहा था, उसी को हमने रिफर्बिश करवा लिया और रशिया से खरीद लिया, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर काफी महंगे होते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ द आर्ट शिप है,
इसमें जो है मिग 29 के फाइटर्स, KM-31 हेलीकॉप्टर सेक्टर आप लेके जा सकते हो। तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट्स को कैरी करके लेके जा सकते हैं, आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स को कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो आप सी पावर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के थ्रू इंश्योर करते हो, ठीक है। और फ्लेक्सिबल ऑपरेशन की आपको ये ऑप्शन देता है फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस की, कि एक अपने नेवल बेस अपने इंडियन कोस्ट पे बना लेंगे, हम लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में बना लेंगे, बट पैसिफिक ओशन में हम फिर कैसे जो अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे? तो वहां पे हम क्या भेज सकते हैं? INS विराट या विक्रमादित्य को भेज सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज सकते हैं। तो ये आपको फ्लेक्सिबल ऑपरेशन की जो है फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, समझ आई? तो इस तरीके से भी देख सकते हो, मान लीजिए पाकिस्तान की कोई शिप जो है हमें अटैक करने के लिए आ रही है, तो एक जो हमारे नेवल बेस है वो तो यहीं से अटैक कर सकते हैं जहां पे हमने स्टैब्लिश की है, ठीक है। मान लीजिए पाकिस्तान की शिप यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वो यहीं से उस शिप को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दैट्स व्हाई दिस एयरक्राफ्ट कैरियर्स गिव्स यू फ्लेक्सिबल ऑपरेशन कैपेबिलिटीज। सर्विलियंस कर सकता है, पेट्रोलिंग कर सकता है, आप इसको जो है समुद्र में घुमाते रहो, कोई कंट्री आपके शिप को अटैक करने की डेयर नहीं करेगी, ठीक है। अर्ली वार्निंग दे सकता है, अगर कोई कंट्री जो है फ्रीगेट्स के थ्रू या डिस्ट्रॉयर्स के थ्रू हमें अटैक करने आ रहा है, तो उसकी अर्ली वार्निंग हमें दे सकता है ये, अगर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में घूम रहा है, ठीक है। और आपकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करेगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी हेल्प करेगा, मतलब अगर आप इसमें कैपेबिलिटी डेवलप कर देते हो, ये सबमरीन्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। तो आप सबमरीन वॉरफेयर को भी जीत सकते हो। तो ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि सी हाईवेज मान लो कि जिस रूट को जो है आपकी शिप्स जो है यूज कर रही है टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू और फ्रॉम योर कंट्री, कि मान लीजिए अरेबियन गल्फ कंट्री से जो है इस रूट के थ्रू जो है इंडिया में जो है ऑयल एंड गैस को लेकर शिप्स आ रही हैं, तो ये क्या है? सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, सी हाईवे। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस रूट को जो है हमारी शिप्स जो है टेक करती हैं, मतलब इस रूट्स को जो है इन रूट्स को जो हमारी शिप्स लेती हैं टू इंपोर्ट और टू ट्रांसपोर्ट ऑयल एंड गैस फ्रॉम गल्फ कंट्रीज टू आवर कंट्री। तो यहाँ के आसपास फिर आपको जो है इंडियन नेवल शिप्स को जो है डिप्लॉय करना पड़ेगा, वो यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह करती रहे, एस्कॉर्ट करती रहे, ताकि जो भी शिप्स यहाँ इस रूट को ले रही हैं वो सेफ महसूस करें फ्रॉम एनी टेररिस्ट अटैक, पायरेट्स अटैक और एनी एनिमी नेशन अटैक। चाइना पाकिस्तान हमारी शिप्स को अटैक ना कर दे, हमारे ऑयल टैंकर्स को अटैक ना कर दे, तो हमें अपने सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर काफी यूजफुल होते हैं। तो हमारे पास दो हैं, ठीक है, हमें दो और की जरूरत है, एटलीस्ट वन की तो और जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आप एक अरेबियन सी में डिप्लॉय करोगे, एक बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। एक को मान लीजिए डिस्ट्रॉय कर दे, तो एक आपका कम से कम बैकअप के तौर पे होना चाहिए, या एक आपने पैसिफिक ओशन में भेज दिया तो एक बे ऑफ बंगाल में बैकअप के तौर पे होना चाहिए। तो इसलिए जो है नेवी प्रपोज कर रही है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को और खरीदा जाए, ठीक है, समझे? तो हमने जो यूके से खरीदा था ना INS विराट, उसको तो हमने डीकमीशन कर दिया था, ठीक है। उसकी जगह हमने खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, और उसको जो है INS विराट जो हमने यूके से खरीदा था उसको रिप्लेस किया, और उसका नाम भी हमने क्या रख दिया? INS विराट। उसका नाम भी क्या रख दिया? INS विराट। विक्रमादित्य कहां से खरीदा है? रशिया से। तो समझ आ रही है आपको? विराट हमने यूके से खरीदा था, उसको डीकमीशन कर दिया, पुराना हो गया था, जो हमने नया उसका नाम भी हमने फिर विराट ही रख दिया, ठीक है। और एक हमने खरीदा है रशिया से, उसका नाम क्या है? विक्रमादित्य। तो दो एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास इस वक्त, तीसरा हम खरीदने की सोच रहे हैं, ठीक है। और उससे भी कुछ फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको बनाएगी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। और नेवी का जो इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है उसने कैरियर का डिजाइन बनाया, और उसको बनाया किसने? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर आती है। कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मार्क कर दो एग्जामिनेशन में, इसके अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज,
उसके बाद है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये किसके साथ कर रहे हैं हम, यूएसए के साथ। ठीक है, रिसेंटली उनके अलास्का में फोर्ट वेनराइट में जो है कराई गई, तो इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में है, इसमें वही एडवांस प्रैक्टिस, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एक्सेट्रा एक दूसरे से हम शेयर करते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी जो है दोनों आर्मी के बीच में इंश्योर होती है। बाकी और एक्सरसाइज क्या हमारी यूएसए के साथ, वज्र प्रहार, संगम, रेड फ्लैग, और एक और है वो अभी आएगा उसमें मैं बताता हूँ। उसके बाद फाइव आइज लाइन्स, नेक्स्ट इज फाइव आइज लाइन्स। तो इंडिया कनाडा के जो है बेसिकली रिलेशन जो है थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, उस वक्त जो है फाइव आइज लाइन्स जो है न्यूज में था। ठीक है, क्यों न्यूज में था कि वो जो कुछ खालिस्तानी थे, ठीक है, उनकी किलिंग्स हुई कनाडा में, तो उसके एलिगेशन जो है कैनेडियन अथॉरिटीज ने किस पे लगाई, इंडिया पे, इंडिया की सीक्रेटिव एजेंसीज लाइक रो पे लगाई। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है कनाडा के पास कहां से पहुंची, फाइव आइज लाइन्स से। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जो है बेसिकली पार्लियामेंट में, उनकी पार्लियामेंट में बोला ना कि जो वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की जो किलिंग हुई है, ठीक है, तो वो रो ने की है, तो ट्रूडो को कहां से पता लगा, फाइव आइज लाइन्स से। ठीक है, समझे, तो इसलिए न्यूज में था। तो फाइव आइज लाइन्स बेसिकली एक एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस के बीच में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए एंड कनाडा। इसमें क्या है कि पांच कंट्रीज जो है, पांचों की पांचों डेमोक्रेसी है, डाइवर्स सोसाइटीज हैं, रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करती हैं एक्सेट्रा। तो ये पांचों कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। क्या करती हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। ठीक है, समझे। तो कनाडा को इंफॉर्मेशन किसने दी थी, यूएसए ने। यूएसए ने इंफॉर्मेशन दी थी, यूएसए के एजेंट्स ने जो है कैनेडियन अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन दी कि सच पर्सन वाज किल्ड बाय इंडियन सीक्रेटिव एजेंसीज। ठीक है, तो इसको 1946 में यूएस और यूके ने बनाया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ताकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। फिर बाद में इसको एक्सपेंड किया गया, कनाडा को 1949 में ले लिया गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को 1955 में। फिर बाद में इसको फर्दर एक्सपेंड किया गया नाइन आइज पे। नाइन आइज में नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे को ऐड कर लिया। और फिर बाद में इसको 14 आइज को इसको एक्सपेंड किया गया इनटू 14 आइज, उसमें जो है बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड स्वीडन को लिया गया। तो 9 आइज 14 आइज याद करना तो मुश्किल है ना, कौन सी कंट्री किस में आएगी, बट एटलीस्ट 5 आइज जरूर याद रखो। ठीक है, कि ये 5 आंखें जो है पूरे वर्ल्ड पे नजर जो है जमाए बैठी हैं। दे नो ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ एवरी पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क किसका है, यूएसए का। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क यूएसए का, और उसके जो इंटेलिजेंस एजेंट्स है पूरे वर्ल्ड में जो है डिप्लॉयड है। ठीक है, सीआई एजेंट्स, उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एजेंट्स, और जो उनके सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एजेंट्स होते हैं ना, चाहे वो अफगानिस्तान में है, सीरिया में है, या कहीं भी है, या फलस्तीन में एक्सेट्रा, कोई डेयर नहीं कर सकता उनको मार दे, कि तालिबान डेयर कर दे उसको मार दे, या हमास उसको डेयर कर दे मार दे, या हिजबुल्लाह डेयर कर दे उसको मार दे, या अलकायदा मार दे, उनको मार नहीं सकते वो। कभी भी आप देखोगे ना कि तालिबान ने या अलकायदा ने जो है वीडियो रिलीज की जिसमें किसी अमेरिकन का वो सर काट रहे हैं एक्सेट्रा, तो कभी वो सीआई एजेंट नहीं होता, कोई जर्नलिस्ट होगा या कोई नॉर्मल अमेरिकन सिटीजन होगा, लेकिन कभी सीआई एजेंट के वो डेयर नहीं कर सकते टू किल, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक सीआई एजेंट को उन्होंने मार दिया तो अमेरिका उनकी ऐसी हालत करेगा कि वो कभी सपने में भी नहीं सो सकते। तुरंत मिसाइल्स आएंगी उनके हेडक्वार्टर्स पे और तुरंत जो है मारना स्टार्ट कर देंगे वो, क्योंकि एक एक सीआई एजेंट की उनकी लाइफ जो है मैटर करती है उनके लिए। समझिए, मान लीजिए तालिबान ने गलती से भी एक सीआई एजेंट को मार दिया, तो अमेरिका इतनी मिसाइल छोड़ेगा अफगानिस्तान पे, इतनी मिसाइल छोड़ेगा, ठीक है, उसको जहां जहां पे लगता है कि तालिबान छुपा हो सकता है, तालिबान के जो सोल्जर्स हैं छुपे हो सकते हैं, वहां वहां पे मिसाइल छोड़ेगा, चाहे उसमें सिविलियंस मरे चाहे तालिबान के लोग मरे, उसको परवाह नहीं है उस चीज की, लेकिन उस सीआई एजेंट की मौत का बदला तो लेगा और डिस्प्रोपोर्शनेट डैमेज करेगा। तुमने एक मारा, मैं तुम्हारे 1000 मारूंगा। इस तरीके से भी अमेरिका डील करता है, इसलिए सीआई एजेंट को कभी भी अपनी लाइफ का डेंजर नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे जो है पूरा देश उनका खड़ा है, उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है। समझे, इस्तेमाल करते हैं उनके जो सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड का नाम है वो है सिग्नल इंटेलिजेंस, सिग्निट, बस इतना नाम याद रखना है, उसके थ्रू जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। ठीक है,
और एक उन्होंने एक ओवरसाइट रिव्यू काउंसिल बनाई हुई है, उसमें 5 कंट्री के मेंबर्स हैं, वो देखते रहते हैं कि किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 5 आई इंटेलिजेंस में कौन से मेंबर्स हैं। और स्टार्टिंग में यूएस यूके के बीच में बनाई गई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, बाद में कनाडा को ऐड किया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की ट्राइलेटरल जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी नेवल एक्सरसाइज की गई, उसमें हमारी आईएनएस साइद्री ने जो है पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के बीच में है ये। तो बाकी बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी है, ओस इंडेक्स और अस्त्र हिंद। तो ओस ऑस्ट्रेलिया अस्त्र, ये वर्ड आ रहे हैं तो यहां से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे प्रीलिम्स में कि एक्सरसाइजेस जो है किस कंट्री के बीच, किस कंट्री के साथ हमारी। इंडियन इंडोनेशिया के साथ हमारी बाकी एक्सरसाइज कौन सी है, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति और इंडिया इंडो कॉर्पेट। ठीक है, तो बस ये इनके नाम याद रखने हैं। तो जो आईएनएस सादरी है प्रोजेक्ट 17 के अंदर बनाई गई थी, मजेगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने इसको बनाया है। ठीक है, और इसमें बेसिकली ऑफेंसिव और डिफेंसिव नेवल ऑपरेशंस करने की इसमें कैपेबिलिटी है, अटैक भी कर सकती है और अगर दुश्मन देश ने अटैक कर दिया तो उसको काउंटर भी कर सकती है। ठीक है, तो इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सूट है, मतलब सबमरीन वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सकती है ये। और कटिंग एज सोनर इक्विपमेंट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, हेलीकॉप्टर से कैरी करके ले जा सकती है, जो बेसिकली सबमरीन्स को डिटेक्ट करके उनके ऊपर मिसाइल वगैरह लॉन्च करके जो है उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो दैट इज व्हाट आईएनएस सायद्री इज। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर ब्रीफकेस। तो रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट जो चाइना गए थे, उनके हाथ में जो एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस को देखा गया, जिसका नाम क्या उन्होंने रखा हुआ है, शैगेट। इस ब्रीफकेस को क्या बोलते हैं वो, शैगेट। ठीक है, तो रशिया में एक माउंट शैगेट है क्योकस माउंटेन्स में, उन्हीं के उसी माउंटेन के नाम पे जो है इन्होंने बेसिकली इस ब्रीफकेस का नाम रखा है, दैट इज शैगेट। इसमें क्या है, देखो 2 बटन रखे हुए हैं इसमें, रेड और व्हाइट। अगर रशियन प्रेसिडेंट ने रेड बटन दबा दिया तो उनकी आर्म्ड फोर्सेस को सिग्नल चला जाएगा कि न्यूक्लियर अटैक कर दो, और अगर व्हाइट बटन दबा दिया तो फिर वो न्यूक्लियर अटैक कैंसिल हो जाएगा। और इस ब्रीफकेस को वो कैरी करके चलते हैं हमेशा। तो आप छोटी मोटी रिवॉल्वर लेके घूमते हो, कट्टा लेके घूमते हो, वहां से अपनी प्रधानगी दिखाते हो, पुतिन लेके क्या घूम रहे हैं, न्यूक्लियर ब्रीफकेस। कि तेरा भाई पूरी दुनिया उड़ा देगा, कि तेरे को कुछ बोला तो सारी दुनिया जला देंगे हैं न्यूक्लियर वेपन से। ठीक है, वो लिटरली गाना फिर पुतिन के लिए बना है ना। ठीक है, तो ये सिक्योर कम्युनिकेशन टूल है, और सिक्योर कम्युनिकेशन को वो क्या बोलते हैं, कैशबैक, या उसको क्या बोलते हैं, कैवकास भी बोलते हैं वो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कोकाकस माउंटेन्स है ना, उसी का रशियन वर्ड है कैशबेक, कैवकास। वो कोकाकस माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, कैशबेक, कैशबेक या कैवकास एक्सेट्रा। ठीक है, तो उन्होंने अपने सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम क्या दिया हुआ है, कैशबेक, और ब्रीफकेस का नाम क्या दिया हुआ है, शैगेट। ठीक है, तो व्हाइट फॉर लॉन्च, रेड फॉर कैंसिल, मैं उल्टा बोल गया था, व्हाइट फॉर लॉन्च एंड रेड फॉर कैंसिल है। ठीक है, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट भी सिमिलर ब्रीफकेस लेके घूमते हैं। ठीक है, और उस ब्रीफकेस का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, फुटबॉल। तो लिया क्या लेके घूमते हैं, फुटबॉल। और अगर उन्होंने फुटबॉल पे लात मार दी तो पूरी दुनिया गोल हो जाएगी। ठीक है, तो उनके ब्रीफकेस में जो है इंफॉर्मेशन है साइट लोकेशंस का, कि कहां कहां पे उनके न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय हैं। ठीक है, 5 इंच का कार्ड है, 5 इंच का कार्ड है जिसमें बेसिकली न्यूक्लियर कोड है, कि वो न्यूक्लियर कोड डालना पड़ेगा तभी जो है न्यूक्लियर अटैक होगा। ठीक है, समझ आई। तो उस ब्रीफकेस का नाम क्या है, फुटबॉल। हमारे देश में न्यूक्लियर कोड्स किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर बस, प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन दोनों के पास ही जो है देश के न्यूक्लियर कोड्स हैं। दीज 2 पीपल नो अबाउट द न्यूक्लियर कोड। अगर न्यूक्लियर अटैक करना है तो प्राइम मिनिस्टर और एनएसए को ही न्यूक्लियर कोड पता है, वही डालेंगे तभी न्यूक्लियर अटैक होगा। ठीक है, समझे। तो ये लेके क्यों घूमते हैं ये,
उनको भरोसा नहीं है कि देश से बाहर जा रही है, पीछे से जो है किसी ने ब्रीफकेस खोल लिया, न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। हैं? हाँ, पावर दिखाने के लिए, पावर एक्सप्रेशन के लिए, डोमिनेंस इंश्योर करने के लिए। कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी भी कंट्री में जाएंगे, उनको बोलेंगे हमारी एमएनसीज को अलाउड करो टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री, या हमें इस आइटम का एक्सपोर्ट अलाउड करो टू योर कंट्री। वो कंट्री मना करेगी, बोलेगी चुपचाप मान लो, प्यार से समझा रहे हैं, वरना ये देखो न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, लॉन्च करेंगे न्यूक्लियर वेपन, तुम्हारा कंट्री खत्म कर देंगे। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। मैं सच बोल रहा हूँ, ये ऐसे ऐसी होता है चीजें। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 9/11 अटैक हुआ, वो अलकायदा ने किया था, विच वाज बेस्ड इन अफगानिस्तान। ठीक है, अब अमेरिका को जो है अलकायदा को खत्म करना था, तालिबान को जो है पावर से डिसलॉज करना था। अब अफगानिस्तान को जो है अब अमेरिका को एंटर करना है, ईरान एंटर करने नहीं देगा, नॉर्थ से जो है रशिया एंटर नहीं करने देगा, तो उसके पास एक ही रूट था पाकिस्तान का। पाकिस्तान में उस वक्त मिलिट्री जनरल थे परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया व्हाइट हाउस, आओ चाय पे। ठीक है, तो बुलाया, परवेज मुशर्रफ को बोला कि वी नीड पाकिस्तान सपोर्ट इन अवर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। तो परवेज मुशर्रफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है अमेरिका का साथ ना दे तो, ठीक है, तो फिर उस वक्त जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि इस वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान ना रहे तो ठीक है, बोले 2 न्यूक्लियर मिसाइल्स आएंगी, कहता वी आर गोइंग टू वाइप आउट पाकिस्तान फ्रॉम दिस वर्ल्ड मैप, वी आर गोइंग टू इरेज द मैप ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द वर्ल्ड मैप। लिटरली उन्होंने यही कहा था। आज क्यों नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो देंगे, आप बस हुक्म करो मेरे आका, समझे? दैट्स हाउ अमेरिका डू न्यूक्लियर ब्लैकमेल, समझे? दैट्स व्हाई पाकिस्तान सपोर्टेड अमेरिका इन इट्स वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, समझ आई? उसके बाद है ऑपरेशन चक्रा 2। तो ये किसने लॉन्च किया है? सीबीआई ने। इसमें बेसिकली साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम को टैकल करने के लिए जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जो है पार्टनर कर रही है, और इसमें फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यूएस की, इंटरपोल, यूनाइटेड किंगडम की नेशनल क्राइम एजेंसी, सिंगापुर पुलिस फोर्स और जो बीकेए ऑफ जर्मनी है उसके साथ जो है सीबीआई कोऑर्डिनेट कर रही है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन क्यों पार्ट है कि आप समझो कि इसमें हो क्या रहा है, साइबर बेस्ड फाइनेंशियल क्राइम। इसमें क्या है ना, इंडिया में ना कई कॉल सेंटर्स बन गए फर्जी, ठीक है, वहां पे लोगों को डिप्लॉय करते हैं, और वो लोग जो है काफी ट्रेंड होते हैं इन स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट ओनली इन स्पीकिंग इंग्लिश बट स्पीकिंग इन अमेरिकन असेंट, और उनको जो है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन आता है, ठीक, कैसे अमेरिकन जो है वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, दे नो दैट। तो वो क्या करते हैं, इंडिया से कॉल लगाते हैं अमेजोन के कस्टमर्स को या माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर्स को और सेक्टर, ठीक है, समझ आई? तो उनको कस्टमर्स को कॉल लगाते हैं, वो ज्यादातर कस्टमर्स कौन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं जिनको ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता, या वीमेन होंगी या बच्चे होंगे जिनको ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, उन्हीं को टारगेट करते हैं वो, ठीक है। और उनको बोलेंगे कि सपोज कि अमेजोन का गिफ्ट वाउचर आपको $1000 का दिया जा रहा है, आप लकी कस्टमर हो, आप जो है शॉपिंग करते हो हर महीने, तो इसलिए आपको $1000 का गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप कोई भी जो है वो ईमेल भी इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि आपको ईमेल आएगा ये अमेजोन की तरफ से, आप उस पर क्लिक कर देना, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप उस वाउचर को अवेल कर पाओगे। तो ईमेल भी वो इस तरीके से बनाती है जैसे ऑथेंटिक लगेगी, मैं अमेजोन की तरफ से ही आया, ठीक। तो वो जो बुजुर्ग होते हैं वो उस ईमेल को पढ़ते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं एक्सेट्रा, तो बोलेंगे कि इस वाउचर का जो है इस्तेमाल करके जो है आप अमेजोन पे कुछ भी खरीद सकते हो। तो वाउचर को अप्लाई करते हैं और अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, वो वाउचर जेन्युइन होता है एक बार। तो फिर दोबारा फोन आएगा उनके पास, कहेगा कि सर 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 गलती से जो है गलत वाउचर आपको दे दिया गया, 1000 नहीं $10,000 कम दे रहे हैं, आप एक बार एक काम करिए, प्रोडक्ट को कैंसिल कर दीजिए। तो प्रोडक्ट को कैंसिल कर देंगे, फिर बोलेंगे सर आप एक काम करो, $10,000 का आपको वाउचर मिलेगा, आप ना $100 जो है इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दो बस। अब वो उस बुजुर्ग का जो है ट्रस्ट जीत चुके हैं, क्योंकि उसको वाउचर मिला, वो एक सीमिंगली ऑथेंटिक
ईमेल से मिला, उस वाउचर को उसने अप्लाई भी किया, उसे वो प्रोडक्ट खरीद भी पाया फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसने वो प्रोडक्ट जो उसने ऑर्डर किया था वो कैंसिल कर दिया। तब उसको लगा कि अमेजोन की तरफ से ही ओरिजिनल कॉल है, वो $100 मुझसे लेगी, उसके बदले $10,000 का मुझे गिफ्ट कार्ड दे देगी, तो $100 उसको दे देता है, $100 दे देता है, तो उसके बाद कौन सी कॉल दोबारा आनी है? दैट्स हाउ दे आर डूइंग फ्रॉड। और ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश हो गए हैं, समझे? क्लियर? तो ये मैंने तो एक मॉडस ऑपरेंडी बताई है उनकी, एक मतलब फ्रॉड करने का तरीका बताया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वे थ्रू व्हिच दे आर डूइंग दिस काइंड्स ऑफ फ्रॉड्स। एक्सेंट चेंज करके बात करते हैं, और नाम भी ऐसे बोलेंगे कि आई एम सपोज लीजा, है ना, कि एंड सो ऑन, फ्रॉम कॉलिंग फ्रॉम अमेजोन एंड सो ऑन। ठीक है, तो कई लोग प्रो होते हैं, कई बार इसी तरीके से इंडियंस को भी टारगेट करने की कोशिश कर लेते हैं। कई लोग प्रो होते हैं, वो बोल देते हैं तो लवन्य है, तो लीजा नहीं है। ठीक है, नहीं सर मैं लीजा बोल रही हूँ, वो बोलेगी नो सर आई एम लीजा फ्रॉम दिस एंड सो ऑन। नहीं बोले तो लवन्य है, जनकपुरी की लवन्य है। फिर वो उसको ऐसे इरिटेट करेंगे, फिर वो लीजा अपनी लवन्य पंक्ति पे आई जाती है। ठीक है, उसका अंदर का जनकपुरी निकल ही जाता है। ठीक है, तो फिर वो दो गाली देके बोलती है कि तुम मान के नहीं रहा कि मैं लीजा हूं। ठीक, समझ आई? तो ये इन कॉल सेंटर्स को जो है बस्ट किया जा रहा है बाय दी सीबीआई। दैट वाज देयर इन ऑपरेशन चक्रा 2। ऐसा ही चक्रा 1 उन्होंने चलाया था 1 साल पहले, उसमें भी सेम जो है कॉल सेंटर्स को बस्ट किया गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट को पार्टनर बनाया गया। ठीक है, वो क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें अमेजोन और? तो वो डिटेल्स देंगे ना, कहां से कैसे ऑर्डर हो रहा है, या किस तरीके से उनकी ईमेल्स जो है कैमोफ्लेज की जा रही हैं। ठीक है, या किस तरीके से कौन से टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल लूप होल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा, तो सीबीआई को बताएंगे वहां से। क्लियर है, समझ आई? उसके बाद हैं प्रोजेक्ट उद्भव। तो ये डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया उद्भव, समथिंग इन हिंदी रिलेटेड टू ओरिजिन, जेनेसिस, इवोल्यूशन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली डिफेंस फील्ड में रिसर्च वर्क कर रही है। ठीक है, और इसका काम यह है कि जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स है, राइटिंग्स है, उसको हम पढ़ें, और वहां से जो हमारी नॉलेज है रिगार्डिंग डिफेंस, मिलिट्री, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, उसको समझें और देखें कि मॉडर्न टाइम्स में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, तो बेसिकली हम अपनी एंशियंट विजडम को पढ़े, समझे, और उसको मॉडर्न टाइम्स में अप्लाई करने की कोशिश करें। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, ताकि कंटेम्प्रेरी मिलिट्री पेडागोजी का ये पार्ट है उसके। ठीक है, क्योंकि हमारी 5,000 पुरानी सिविलाइजेशन है, तो 5,000 साल से जो है हमारे पास एक कलेक्टिव विजडम है, उस विजडम का हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमारे पास लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, थिंकर्स हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और मिलिट्री डोमेन आल्सो, उसका पूरा इस्तेमाल कर सकें। जैसे एग्जांपल तौर पे चाणक्य, जो कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस वगैरह के बारे में बात करते हैं, चाणक्य को जो है पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है, तो उनके थॉट्स को पढ़े रिगार्डिंग मिलिट्री, वॉरफेयर, डिफेंस, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ऐसी थिरुकुलर, ठीक है, वो बेसिकली एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते थे। वो कहते थे कि युद्ध के दौरान भी जो हम एथिक्स को फॉलो करें। वही जो है आजकल मॉडर्न मिलिट्री कोड ऑफ एथिक्स बनते जा रहे हैं, वीना कन्वेंशन एक्सेट्रा में कोडिफाई किए जा रहे हैं, तो उनको पढ़ें ताकि हम वॉरफेयर भी जो है एथिकली करें। ठीक है, या काफी सारे मिलिट्री कैंपेन्स भी हुए चंद्रगुप्त मौर्य, चोला, अशोका के दौरान, उनको पढ़ें कि कैसे वो जो है टेरिटरी जीतते थे, अपने एम्पायर को डिफेंड करते थे, तो उसी को हम अप्लाई कर सकते हैं नाउ। ठीक है, बोरफुकन ने किया था, औरंगजेब ने जो है, औरंगजेब उस वक्त की इंडियन सबसे बड़ी पावर कौन थी? मुगल पावर ही थी। उसने जो है नॉर्थ ईस्ट जीतने के लिए जो है आर्मी भेजी थी, अहोम किंगडम था असम में। ठीक है, तो अगर वो असम जीत जाते तो फिर बाद में सारा नॉर्थ ईस्ट जीत जाते, बट वहां पे जो है अहोम किंगडम को कौन लीड कर रहा था? लचित बोरफुकन। ठीक है, तो उन्होंने जो है मुगल आर्मी को हरा दिया।
मुगल आर्मी को हरा दिया। ठीक है, बाय साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, बाय टैक्टिकल नेगोशिएशंस, ठीक है, मिलिट्री इंटेलिजेंस पे, मुगल्स की वीकनेस का इस्तेमाल करके, ज्योग्राफी का इस्तेमाल करके उन्होंने जो है मुगल्स को ब्रह्मपुत्र की रिवर को क्रॉस ही नहीं करने दिया। ब्रह्मपुत्र क्रॉस करते तभी तो शाम को जीतते। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का इस्तेमाल किया फॉर देयर मिलिट्री एडवांटेज। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है हम सीख सकते हैं फ्रॉम आवर पास्ट। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा उद्भव पे किस चीज से रिलेटेड है। उसके बाद एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में जो है ये जॉइंट एक्सरसाइज की गई बिटवीन द टू आर्मीज। ठीक है, तो मलेशियन आर्मी और हमारी इंडियन आर्मी की राजपूत रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बस ये नाम ही याद रखने होते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। बाकी तो समझने के लिए है कि इन जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज में होता क्या है। वही कोऑर्डिनेशन वगैरह एस्टेब्लिश करते हैं कि कल को जो है दोनों मुल्कों को, दोनों देशों को मिलकर कोई जंग लड़नी पड़ी, सपोज अगेंस्ट चाइना, तो दोनों देश लड़ पाए। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। ठीक है, उसके बाद जो है इंडिया और मलेशिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मलेशिया की सिग्निफिकेंस क्या है? वो स्टेट ऑफ मलक्का पे लोकेटेड है ना, वो चौक पॉइंट है चाइना के लिए। मुझे मिलता है कि गल्फ कंट्री से चाइना इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो स्टेट ऑफ मलक्का से होके जाता है ना। तो कल को अगर मान लीजिए चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट करना चाहे बाय ब्लॉकिंग आवर चिकन नेक कॉरिडोर, पता नहीं चिकन नेक कॉरिडोर वो असम वेस्ट बंगाल पे है, वहीं से एक नैरो रूट से हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होते हैं। उसको अगर चाइना ब्लॉक कर दे कल को, तो फिर हम क्या करेंगे? स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देंगे। ये हमारा रिस्पॉन्स होगा टू चाइना। तो वो हमारी गर्दन पकड़ेगा तो हम उसकी गर्दन पकड़ेंगे, वो हमारी गर्दन छोड़ेगा तभी उसकी गर्दन हम छोड़ेंगे। तो इसके लिए हम कोऑपरेट कर रहे हैं विद मलेशिया। ठीक है, तो ये लीमा डीएसए बेसिकली एक्सपो है, मतलब डिफेंस एक्सपो है, वहां पे डिफेंस इक्विपमेंट्स को जो है शो किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे इंडिया और मलेशिया जो है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। डिफेंस एक्सपो इंडिया का भी है, एरो इंडिया भी जो है ये भी बेसिकली इंडिया का डिफेंस एक्सपो है। ठीक है, उसके बाद इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो उसका 62 रेजिंग डे बनाया गया। तो इंडिया चाइना वॉर के दौरान जो है हमने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, क्योंकि हम इंडो चाइना वॉर 1962 में हार गए थे, बिकॉज एक तो हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम थी, मिलिट्री कैपेबिलिटीज कम थी, हमारे पे डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह भी नहीं थे इतने जितने एडवांस चाइना के पास थे। और क्लाइमेट का भी फायदा चाइना ने उठाया, बिकॉज वो उस हार्श कंडीशन में लड़ना जानते थे। हमारी इंडियन आर्मी उस वक्त इतनी हार्श कंडीशन में लड़ना नहीं चाहती थी, लड़ना नहीं जानती थी उस वक्त अक्साई चीन सेक्टर में। अब तो यूज्ड हो चुके, अब तो ट्रेनिंग हम देते हैं उनको, सो नाउ दे कैन फाइट इन एनी वेदर कंडीशन। बट उस टाइम जो है हमारे लिए नया था कि अप इन द हिमालयाज जो है हमें चाइना के साथ लड़ना है। ठीक है, तो एक स्पेशलाइज सिक्योरिटी फोर्स बनाएगी आईटीबीपी, जो हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर रही है। वो प्राइमरली हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर को ही गार्ड कर रही है, फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स है ये। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये। और बाकी इसका इस्तेमाल हम एंटी टेररिज्म या इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज, एंटी नक्सल ऑपरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, यूएन पीस कीपिंग, वीवीआईपी प्रोटेक्शन या गार्डिंग इंडियन मिशंस अब्रॉड में भी कर रहे हैं। तो वहां पे भी इसके पर्सनल डिप्लॉय है। तो मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में समझाया था ना कि पैरामिलिट्री है, लाइक स्ट्रक्चर मिलिट्री की तरह, बट काम ये पुलिस वाला करती है। ठीक है, साम राफेल के केस में क्योंकि जरूरी हो जाती है ये। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि आईटीबीपी को जो हम बॉर्डर पे लगाते हैं, मिलिट्री को लगाते हैं, क्योंकि अगर मिलिट्री को लगा दिया ना, मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है कि बस एनिमी टारगेट को एलिमिनेट करना है, बस एनिमी को मारना है। ये इससे की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हमारा दुश्मन है, उसको एलिमिनेट करना है। तो मान लीजिए छोटी मोटी जो है गाली गलौच हो जाए बॉर्डर पे विद चाइनीज पर्सनल, ठीक है, या छोटी मोटी जो है धक्का मुक्की हो जाए या थप्पड़ मुक्की हो जाए कुछ, तो आर्मी वाले क्या करेंगे? सीधा गोली चला देंगे। तो छोटा सा स्कर्मिश क्या हो जाएगा, वॉर में कन्वर्ट हो सकता है ना। या वो हमारे आर्मी पर्सनल को मार दें, तो फिर आर्मी का जवाब क्या होगा? ईंट का जवाब पत्थर से। तो वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट जो है वॉरफेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हम आईटीबीपी को लगा देते हैं वहां पे अगर आईटीबीपी वाले क्या करते हैं कि चाइनीज ने मान लीजिए माँ बहन की गाली दे दी, ये भी माँ बहन की गाली दे जाते हैं। उन्होंने 2 दिए 4 दे जाते हैं। ठीक है, चाइनीज पर्सनल ने मान लीजिए इनको धक्का दिया, ये धक्का देके उसको थोड़ा और पीछे फेंक देते हैं। चाइनीज ने मान लीजिए इनको थप्पड़ मार दिया, अपन
बदले में लाफा मार देते हैं, ठीक है। उन्होंने मुक्का मुक्का मार दिया, ये मुक्का मुक्की हो जाते हैं उनके साथ, तो फिर मैटर जो है वहीं पर दब जाता है। पीछे से आर्मी आ जाती है, उनकी आर्मी आ जाती है, मैटर को जो है वहीं पर हम रिजोल्व कर लेते हैं। ये आईटीबीपी को पीछे ले जाते हैं आर्मी वाले, वो अपनी वाले को ले जाते हैं पीछे, मैटर वहीं दब जाता है। तो इसलिए आईटीबीपी का जो है बॉर्डर पे लगाना मस्ट है। और वो हार्श कंडीशन में फाइट करते हैं काफी, क्लाइमेटिक, तो उनको जो है स्पेशली ट्रेन भी किया जाता है हाउ टू फाइट इन दोस हार्श कंडीशंस। लद्दाख में या अरुणाचल में हाई एल्टीट्यूड एरियाज में वो फाइट करते हैं। आपको समझ आ रही है कि क्यों जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को बॉर्डर्स पे डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है, ना कि मिलिट्री को। मिलिट्री सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करती है कि अगर आईटीबीपी डील नहीं कर पाई विद चाइनीज इनकर्जन या चाइनीज अटैक एक्सेट्रा, तब मिलिट्री आएगी टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री बॉर्डर्स, ठीक है, समझ आई। उसके बाद है प्रोजेक्ट वीर गाथा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है मिलकर ये प्रोजेक्ट चला रही है। इसमें क्या है कि बच्चों को बताया जाएगा व्हाट आर द गैलेंट्री अवार्ड्स बीइंग गिवन फॉर ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ अवर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, ठीक है। तो आप भी बच्चों, तो आपको भी बताया जाएगा इसमें, ठीक है। तो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं कि वार टाइम के दौरान जो है कोई आर्म्ड फोर्स पर्सनल जो है शौर्य दिखाता है या सैक्रिफाइस करता है ऑन द बैटलफील्ड, तो जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। पीस टाइम के दौरान जो है कोई ब्रेवरी दिखाता है, सैक्रिफाइस करता है, लाइक टेररिस्ट इंसर्जेंट्स ऐसे डील करते वक्त किसी की शहादत होगी या किसी ने जो एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाते हुए जो है उस टेररिज्म अटैक को जो है रोका एक्सेट्रा, तब कौन सा अवार्ड दिया जाता है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे कौन है? अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति, उसके बाद शौर्य। ये याद रखना है। इसकी आप शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो AKX, AKS, ठीक है, वो तो याद ही रहेगा, वीर, महावीर, परमवीर, ठीक है। उसके बाद अदर सेना मेडल या नौ सेना मेडल या वायु सेना मेडल दिया जाता है। सेना मेडल आर्मी के लिए, नौ सेना मेडल नेवी, वायु सेना मेडल एयरफोर्स के लिए। उनको दिया जाता है जो कि एक्सेप्शनल डेडिकेशन दिखाते हैं टुवर्ड्स देयर ड्यूटी और करेज दिखाते हैं, उनको दिया जाता है, समझे। तो ये अवार्ड्स याद रहेंगे, इनका ऑर्डर याद रहेगा। तो इसमें बेसिकली स्कूल्स में वही पोएम, पेंटिंग्स ऐसे वगैरह कराएंगे और जिनकी बेस्ट होंगे उनको बेसिकली रिकॉग्नाइज कर देंगे, अवार्ड वगैरह दे देंगे, ठीक है। इससे बेसिकली बच्चों को इन अवार्ड्स के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि प्रोजेक्ट वीर गाथा क्या है, ठीक है, और ये वॉर टाइम अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से हैं और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से हैं, उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये वाला तो हमेशा याद रहेगा आपको, परमवीर, महावीर, वीर। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, यहां पे शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, AKS, ठीक है। AK मतलब अक्षय कुमार, ठीक है, AK अक्षय कुमार्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद है भारत NCX, भारत NCX। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत NCX एक्सरसाइज को जो है इनॉग्रेट किया। ये बेसिकली नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। इसमें जो सीनियर मैनेजमेंट है हमारे गवर्नमेंट की, मतलब कि जो IAS ऑफिसर है जो सीनियर पोजीशंस पे है, उनको ट्रेन किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई साइबर अटैक हो जाए, कोई वायरस आ जाए सिस्टम में, ठीक है, या रैंसमवेयर आ जाए सेक्टर, तब क्या करना है, कैसे उसको डील करना है, क्या आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसके बारे में उनको ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप हमेशा रेडी रहो while डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ साइबर अटैक्स। तो जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है कि इमीडिएटली आपको क्या करना है, अगर कोई साइबर अटैक होता है क्या करना है, सिस्टम को ऑफ कर देना बस, ठीक है। तो ये कंडक्ट कर रही है एक्सरसाइज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किसके अंदर आती है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर आती है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, वो बेसिकली डिफेंस मैटर में रिसर्च वर्क करती है या एजुकेशनल कोर्सेज चलाती है, और वो दोनों मिलकर जो है इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है, भारत NCX। उसके बाद है MiG 21। तो एयरफोर्स जो है MiG 21 को रिप्लेस करने जा रही है विद Su-30 Mk1, ठीक है।
तो मिग 21 को हमने 1963 में खरीदा था, सबसे पहले 12 खरीदे थे, उसके बाद उसके बहुत सारे वर्जन हमने खरीदे, कम से कम 800 से ज्यादा जो है मिग 21 के वर्जन जो है इस वक्त इंडियन एयरफोर्स में है। ठीक है, सुपरसोनिक फाइटर है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर इनकी स्पीड है। सरफेस टू एयर नहीं, ये एक मैं बताता हूँ ये कौन सी मतलब कौन सी मिसाइल ये लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं ये। ठीक है, और इसको अब हम रिप्लेस कर रहे हैं, हमारी स्क्वाड्रंस में जो है इसको रिप्लेस कर रहे हैं। स्क्वाड्रन क्या होती है? ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट्स, जो स्क्वाड कह सकते हो आप, या ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट्स जो एयरफोर्स के पास है। ठीक है, तो एक स्क्वाड्रन में लगभग 15 से 20 एयरक्राफ्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट स्क्वाड्रंस में जो है मिग 21 को जो है डिप्लॉय किए हुए हैं, उसको अब रिप्लेस कर रहे हैं विद अदर एयरक्राफ्ट्स, अदर फाइटर एयरक्राफ्ट्स, जैसे कि रफाल से रिप्लेस कर रहे हैं, या तेजस से रिप्लेस कर रहे हैं, या सुखोई से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पुराने होते जा रहे हैं, आउटडेटेड होते जा रहे हैं, ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, तो इनको वक्त रहते रिप्लेस करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया। ठीक है, और इसका काम क्या था? नन्हे फरिश्ते, कि अगर बच्चे जो है माँ बाप से लड़कर जो है घर छोड़ के चले जाते हैं ना, स्टेशन पे चले जाते हैं, वहां पे जो ट्रेन मिलती है उसमें बैठ के आगे निकल जाते हैं, फिर जब शाम को भूख लगती है तो मम्मी की याद आती है जब कुछ खरीदने जाते हैं पेट भरने के लिए, जब पैसे नहीं होते तो पापा की याद आती है। अब वो जो है नहीं जानते कहाँ पे है, उनका घर कहाँ पे है, एक्सेट्रा, तो उनको जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है मतलब रेस्क्यू करेगी। ठीक है, और कंसर्न अथॉरिटीज को जो है हैंड ओवर करेगी, पुलिस वगैरह को, और वो जो है उनके माँ बाप से उनको मिलवाएंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हैं। ठीक है, समझे? तो बाकी और रेलवेज ने क्या इनिशिएटिव चलाई हुई है, सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? एक ऑपरेशन आहट है, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑन रेलवेज को रोका जा रहा है इस ऑपरेशन के अंदर। ऑपरेशन जीवन रक्षा, जहां पे वनरेबल सिचुएशंस हैं, कुछ ब्रिज वगैरह मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे, वहां पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, भगदड़ होती रहती है, मान लीजिए स्टैम्पेड वगैरह होती रहती है, वहां पे जो है लोगों की जान जाती है, तो वहां पे जो है बेसिकली लोगों की जान ना जाए, तो प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वहां पे खड़ी होगी, लोगों को बोलेगी कि यहाँ पे भीड़ मत करो और सेक्टर। तो ये किसमें कर रही है? वो ऑपरेशन जीवन रक्षा में। मेरी सहेली इनिशिएटिव में विमेन पैसेंजर की सिक्योरिटी इंश्योर की जा रही है। ऑपरेशन उपलब्ध में ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट्स को रोका जा रहा है, खासकर आईआरसीटीसी की ऐप पे जो है जो टाउट्स होते हैं वो पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं, फिर उसको जो है बेचते हैं लोगों को ब्लैक में एट हायर प्राइसेस, तो उसको ऑपरेशन उपलब्ध में जो है बेसिकली डील किया जा रहा है। ऑपरेशन नार्कोस, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स, रेल मदद पोर्टल, कि कोई पैसेंजर जो है कंप्लेंट करे तो उसको तुरंत जो है हेल्प मिले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, कि पैसेंजर्स को जो है कोई चोरी चकारी सेक्टर से जो है प्रोटेक्ट किया जाए। जीआरपी देखना पड़ेगा मेरे को भी। ठीक है, ऑपरेशन संरक्षा, इसमें जो है ट्रेन पे कोई स्टोन बेल्टिंग ना करे। ठीक है, उसको डील किया जा रहा है। ऑपरेशन सेवा, इसमें एल्डरली सिक और इंजर्ड पैसेंजर्स को जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। ऑपरेशन सतर्क, इसमें इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को कर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो इजी है वैसे, देखो आहट समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, जीवन रक्षा में सेफ्टी ऑफ लाइफ पैसेंजर्स, मेरी सहेली विमेन। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध यानी टिकट्स आपके लिए उपलब्ध हो, तो ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट्स। ठीक है, नार्कोस, ड्रग्स। ठीक है, रेल मदद, कि आपने मदद मांगी, स्विफ्टली आपको असिस्टेंस मिल जाए। यात्री सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम ऑफेंसेस। संरक्षा, स्टोन पेल्टिंग, रेलवे की सुरक्षा। ठीक है, और ऑपरेशन सेवा, एल्डरली या इंजर्ड सिक को सेवा प्रोवाइड करना। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क, मतलब इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से सतर्क रहना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली इसको याद कर सकते हो। नन्हे फरिश्ते मतलब आइडेंटिफाई कर पाऊंगे कौन सा ऑपरेशन किस पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या कितने पढ़े और
दो और पढ़े ना। सो नेक्स्ट इज निर्भय क्रूज मिसाइल। निर्भय क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इसको जो है लॉन्ग रेंज सबसोनिक, दैट इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड है, 0.7 है इसकी मैक, तो इट इज हैविंग स्पीड ऑफ 70% ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के डीप एरियाज में जाके अटैक कर सकती है, पाकिस्तान को ये कवर कर सकती है पूरा, और पाकिस्तान की किसी भी लोकेशन में जाके अटैक करके आ सकती है निर्भय मिसाइल। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ने डिजाइन किया है और डीआरडीओ की लैब्स में इसको बिल्ड किया गया है। मोबाइल लॉन्चर है, मतलब कि इसको ट्रक वगैरह से भी आप लॉन्च कर सकते हो, स्पेशली एक क्राफ्टी ट्रक होता है उससे आप इसको लॉन्च कर सकते हो, तो दैट्स व्हाई इट हैज मोबिलिटी। मतलब इसको आप ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उतना आपको जो है इसको राजस्थान में डिप्लॉय करना पड़ेगा, वहीं से लॉन्च हो सकती है। इसको आप ट्रक में जो है राजस्थान ले जाओ, गुजरात ले जाओ, पंजाब ले जाओ, जम्मू कश्मीर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वहां से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज मित्र शक्ति, एक इसके बीच में इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और अदर एक्सरसाइज कौन सी है, दोस्ती और सिलीनेक्स। सिलीनेक्स तो आप इजिली एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई कर ही पाओगे, श्रीलंका फॉर SL एंड I फॉर इंडिया, ठीक है। दोस्ती एंड मित्र शक्ति, दोस्ती का हिंदी क्या है, हिंदी पर्यायवाची या सैनोनियम क्या है, मित्र, तो दोनों किससे रिलेटेड है, श्रीलंका से। उसके बाद एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ये किसके साथ हमारी, यूएसए के साथ, ठीक है। रिसेंटली भी मेघालय में की गई, तो उसमें वही स्पेशल ऑपरेशन, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, एयरबोर्न ऑपरेशन एक्सेट्रा देखे जाते हैं। और बाकी कौन सी है, कोप इंडिया, मालाबार एक्सरसाइज, एक अभी और पढ़ी थी हमने, युद्ध अभ्यास, ठीक है। वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास, ठीक है, समझ आई, क्लियर है। तो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक बचे अब, दो टॉपिक और है, अच्छा अच्छा, ठीक है, छोटे ही हैं वो भी। तो एक्सरसाइज वज्र प्रहार ये तो हो गया ना, 21 तक है यानी। उसके बाद है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो उसकी 75th एनिवर्सरी मनाई गई, 1949-88 में स्टैब्लिश किया गया था बेस्ड ऑन HN कुंजरू कमिटी, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, हाई स्कूल या कॉलेज से जो है बच्चों को लिया जाता है, इनके कैडर्स लिए जाते हैं, ठीक है। फिर उनमें जो है कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप की जाती हैं, लाइक ऑफ लीडरशिप, डिसिप्लिन, पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। उनको सोशल डेवलपमेंट या डिजास्टर रिलीफ या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या कम्युनिटी सर्विस में लगाए जाते हैं। क्या एक्टिविटीज करवाई जाती हैं आपसे, ये किसी ने पार्टिसिपेट किया एनसीसी में, तो क्या करवाते हैं, हाँ सफाई अभियान में लगा देते हैं ना उसके अलावा कोई और, परेड करवा देते हैं, और कल्चर को जानते हैं, ठीक है। तो वही नेशनल इंटीग्रिटी वहां से प्रमोट होती है, ठीक है। या लगाने को स्लम्स एरियाज में ले जाएं आपको, वहां पे बोलें कि लोगों को अवेयर करो अबाउट वैक्सीनेशन, ठीक है। या फिर यूज ऑफ सैनिटरी पैड्स, या फिर बच्चों को पढ़ा के आओ, या पोलियो की ड्रॉप्स दे आओ, तो किसी भी तरीके की जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आपको इंगेज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है इंडिया यूएसए सैल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज सैल्वेक्स। तो ये भी दो एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और यूएस के बीच में हो रही है, सैल्वेज और एक सैल्वेक्स, ठीक है। एक इंडियन नेवी यूएस नेवी के बीच में हो रही है सैल्वेज, और एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज हो रही है दैट इज नेम्ड एज सैल्वेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें यूएस और इंडिया जो है बेसिकली कोलैबोरेट कर रहा है, ताकि मान लीजिए कोई सीज में, ओशियंस में माइंस है, उसको हम डिटेक्ट कर सकें, ठीक है, उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है। और वहां से जो है लोगों को सैल्वेज यानी रेस्क्यू कर सके, दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज नेम्ड एज सैल्वेक्स एंड सैल्वेज, ठीक है। ये इसका पर्पस है, कल को चाइना जो है इंडियन ओशियन में या पैसिफिक ओशियन में कुछ माइंस जो है प्लेस कर दे, तो इंडिया की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको वो डिटेक्ट कर सके और उसको न्यूट्रलाइज कर सके,
तो वो बेसिकली यूएसए हमें सिखा रहा है अंडर दिस एक्सरसाइज। या हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज है टू डिटेक्ट दिस माइंस या टू न्यूट्रलाइज दिस माइंस, तो वो हम यूएसए को सिखा रहे हैं। तो म्यूचुअल बेसिकली लर्निंग हो रही है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दैट इज द पर्पस। तो ये भी याद रखना आपको कि दैट इज द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स से कुछ टॉपिक्स तो हमने कर लिए थे, मुझे याद नहीं कि उस दिन कौन से टॉपिक्स कर लिए थे, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप रिमाइंड करा देना। वो तो नहीं करेंगे, बाकी जितने बच्चे हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो साइंस एंड टेक के तो इंटरनल सिक्योरिटी के सारी टॉपिक्स हो गए हमारे इस क्वार्टर के, ठीक है, क्लियर है? मतलब टेस्टिंग जो है 2013 में स्टार्ट होगी थी, कमीशन अभी रिसेंटली की है, ठीक है। और कुछ? चलिए, तो आई अज्यूम ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका भी कोई डाउट नहीं है। So that's all for today. I wish you all happy learning. Thank you very much to all of you.